आज की इस कक्षा में विष कन्या योग का विचार किया जाएगा। जैसा कि हम जीवन में देखते हैं, किसी कन्या की या किसी स्त्री की अनेकों विवाह होते हैं, वह सफल नहीं होते, वह बार बार वैधव्य को प्राप्त हो जाती है, अथवा वह अपने प्रेम संबंधों के द्वारा बार बार नए नए प्रेमियों को बदलती है और अनेकों व्यक्तियों का जीवन इस कारण से बर्बाद हो जाता है। प्राचीन काल में इतिहास में हमने देखा है और पढ़ा है कि कुछ गुप्तचर के रूप में राजा अपने विष कन्याओं का पालन करते थे और शत्रु राजा के पास उन्हें भेजकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, गुप्त सूचनाएं अधिकारियों से निकलवाते थे, इस प्रकार उनका प्रयोग करते थे। आज जीवन में यह दाम्पत्य में हम देख सकते हैं कि इसका बड़ा ही प्रभाव होता है जब विष कन्या योग किसी जातिका की कुंडली में होता है। महर्षि पाराशर ने पाराशर होरा शास्त्र में 5 प्रमुख योग बताए हैं जो विष कन्या के योग हैं। इनमें किन्हीं ग्रहों का ज्यादा समावेश नहीं किया गया है। मुख्यतः नक्षत्र और तिथियों पर आधारित 3 योग हैं, 2 योग ग्रहों के ऊपर आधारित हैं। तो प्रथम योग है, यदि रविवार को जन्म हो और द्वितीया तिथि उस दिन चल रही हो और नक्षत्र आश्लेषा हो तो विष कन्या का जन्म होता है। दूसरा योग है कि जन्म के समय यदि शनिवार का दिन हो, तिथि सप्तमी हो और कृतिका नक्षत्र हो तो भी विष कन्या का जन्म होता है। तीसरा योग है कि दिन मंगलवार हो, तिथि द्वादशी हो और नक्षत्र शतभिषा हो तो भी विष कन्या का जन्म होता है। ये 3 योग नक्षत्र, तिथि और दिन के ऊपर निर्धारित किए गए थे। इनके अलावा 2 योग और बताए हैं कि लग्न स्थान में 2 शुभ ग्रह स्थित हों, 10वें स्थान में 1 पाप ग्रह स्थित हो और 6ठे स्थान में 2 पाप ग्रह स्थित हों तो ऐसा योग होने पर भी विष कन्या का जन्म होता है। 5वें योग में बताया है कि जन्म कुंडली में लग्न स्थान में शनि हो, 5म भाव में सूर्य हो और 9वें भाव में मंगल हो तो ऐसे योग में भी विष कन्या का जन्म होता है। विष कन्या योग होने पर विष कन्या योग का परिहार भी महर्षि पाराशर ने बताया है कि यदि परिहार हो जाता है तो विष कन्या योग समाप्त हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। परिहार में बताते हैं कि लग्न से अथवा चंद्रमा से 7म भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो, वहां पाप ग्रह का योग ना हो, अथवा उस 7म भाव का स्वामी स्वयं वहां बिना किसी पाप ग्रह के योग के स्थित हो तो विष कन्या योग का परिहार हो जाता है, विष कन्या योग समाप्त हो जाता है और ऐसी जातिका अपना सामान्य दाम्पत्य जीवन गुजारती है, उसका जीवन उचित रहता है, सही रहता है और विष कन्या योग का प्रभाव उसके जीवन में नहीं होता है। महर्षि पाराशर के उपरोक्त विष कन्या के योगों के अलावा कस्पल कुंडली के आधार पर श्री कृष्णमूर्ति ने कुछ विशिष्ट योगों का उल्लेख किया है कि उपरोक्त योग ना होने पर भी ऐसी जातिकाओं में विष कन्या के योग जो देखे गए हैं उनके आधार पर उन्होंने जो निर्धारित किया है कि 5म भाव अथवा 7म भाव के सब लॉर्ड या दोनों के सब लॉर्ड या उपनक्षत्रपति यदि 2, 7 और 11 के कार्य या निर्देशक नहीं बनते हैं और 6ठे, 8वें और 12वें भाव के निर्देशक बनते हैं और विवाह काल के समय और उसके बाद भी ऐसे ही ग्रहों की दशा, भुक्ति और अंतरा चल रही होती है
तो ऐसी जातिका को विषकन्या योग कहा गया है। यदि पंचम का सब लॉर्ड 6, 8, 12 ही संबंध बनाता है तो ऐसी जातिका बार बार प्रेम संबंधों को परिवर्तित करती है और अपने प्रेमियों के साथ छल करती है और उनका जीवन नष्ट होता है। यदि सप्तम भाव के स्वामी का संबंध, सब लॉर्ड का संबंध 6, 8, 12 से होता है और 2, 7, 11 से नहीं होता है तो बार बार विवाह विच्छेद होते हैं या वैधव्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन का सुख ऐसी जातिका को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार का कसपर कुंडली के आधार पर, उपनक्षत्रपति के योग के आधार पर कृष्णमूर्ति जी ने विषकन्या का योग बताया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण योग है और यदि उन ग्रहों की दशा भुक्ति और अंतरा चलती हैं जिनका भी 6, 8, 12 से संबंध हो, 2, 7, 11 से संबंध ना हो तो भी वह जीवन में उथल पुथल मचाने वाली होती हैं, दाम्पत्य जीवन को भंग करने की तरफ ले जाने वाली दशाएं होती हैं। इस प्रकार हमें उपनक्षत्रपति और नक्षत्रपति का भी विचार भावों के साथ संबंध में करना चाहिए। धन्यवाद।